बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यमन से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने एक रस्मी बयान में इस बात का इजहार किया है कि यमन की अंसारुल्लाह मूवमेंट की तरफ से इसराइल के शहरों तिल अवीव और उसके साथ साथ यरूशलेम के नज़दीक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं पिछले 12 घंटे में, उनके अंदर एक अहम अचीवमेंट हासिल की है। और इस वक्त जो है ये खबरें एस्केलेट कर रही हैं कि इसराइली वज़ारत दिफा की जो बिल्डिंग है मैक्केल टावर, उसको निशाना बनाया गया है यमनी फ़ौज की तरफ से और इसके अंदर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए हैं। और इन मिसाइल के ज़रिए इस इमारत को, जो कि इसराइल की एक अहम दिफाई इमारत समझी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग, और उसको टारगेट किया है। और इस हवाले से अब जो रस्मी बयान है वो शाया हो चुका है यमनी फ़ौज की तरफ से। उसकी तरफ चलते हैं। द मिसाइल फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस कैरिड आउट अ क्वालिटेटिव मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग द सो कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस of the Israeli enemy in the occupied Jaffa region with a hypersonic ballistic missile type Palestine 2. The missile reached its target thanks to God and the interception system failed to intercept it. अब बावजूद इसके कि इसराइल की तरफ से 12 इस मिसाइल को रोकने की कोशिश की गई, इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी दागे गए, लेकिन ये जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फलस्तीन 2 नामी यमन से लॉन्च किया गया था, इसने इसराइल की तमाम दिफाई लेयर्स को पेनिट्रेट करते हुए इसराइल के इलाके तिल अवीव या याफा रीजन के अंदर ये कार्रवाई की है। इसराइल की दारुल हुकूमत तिल अवीव में मौजूद मैक्केल टावर, जो कि दिफाई बिल्डिंग समझी जाती है उस इदारे की जो कि दिफा का काम करता है इसराइल के लिए, यानी फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक अहम इमारत समझी जाती है। बहुत सारे जो फ़ौज के अफसरान हैं उसके दफातर हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कैश का दफ्तर भी इसी इमारत में मौजूद है। उसको टारगेट करने का इंदिया इस वक्त यमनी हौसियों की तरफ से दिया गया है कि एक मिसाइल जो कि इसराइल के तमाम इंटरसेप्शन सिस्टम्स को पेनिट्रेट करता हुआ आया है और इस इलाके में आके हिट हुआ है। इस वक्त इसराइली मीडिया के ऊपर इस बात के ऊपर मुकम्मल खामोशी जो है वो छाई हुई है, लेकिन जो इस वक्त प्रोपेगेंडा चल रहा है वही चल रहा है कि इस मिसाइल को जो तबाह करने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स लॉन्च किए गए थे इसराइल की तरफ से, वो इस हाइपरसोनिक मिसाइल को तबाह तो ना कर सके, लेकिन उस फेल्ड इंटरसेप्शन के नतीजे में इन इंटरसेप्टर मिसाइलों के जो टुकड़े हैं या जो शार्पनर्स हैं वो इसराइल के सेटलमेंट्स पे गिरे हैं, यानी इसराइली आबादियों पे गिरे हैं, उससे ज़्यादा काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त जो है ये भी खबरें आ रही हैं कि इन शार्पनर्स के नतीजे में कुछ घर तबाह हुए हैं यरूशलेम के नज़दीक। अब अगर बात की जाए इन हमलों की जो कि यमन की तरफ से किए गए हैं, पिछले 12 घंटों के अंदर 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं यमन की तरफ से, जिसमें एक तरफ तो तिल अवीव या याफा के ही इलाके में जो इसराइली फ़ौज की अहम तनसीबात थी उनको हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया गया, और फिर जो दूसरा हमला हुआ था वो हमला यरूशलेम के नज़दीक जो इसराइली सेटलमेंट्स हैं उनके ऊपर ड्रोन से हमला हुआ था। और इस हमले के अंदर 4 ड्रोन यमन की तरफ से दागे गए थे, जिन्होंने अपने टारगेट्स को यरूशलेम के नज़दीक या वेस्ट बैंक के नज़दीक जो इसराइली सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे गिरने के बाद उन टारगेट्स को अचीव किया। इसके बाद जो तीसरी कार्रवाई यमन की तरफ से 12 घंटों के अंदर अंदर हुई है, इसके अंदर इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को टारगेट करने की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं। और ये दावे इस वक्त यमन की तरफ से किए जा रहे हैं कि उन्होंने इसराइली वज़ारत दिफा की बिल्डिंग को टारगेट किया है, उस मिनिस्ट्री को टारगेट किया है जहां से इसराइल की फ़ौज के लिए अहम फैसले सादिर किए जाते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो और अपडेट आप मिस ना कर सकें। अब इसके साथ साथ बात करते चलें उन इंटरसेप्टर मिसाइल्स की जो कि इस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह करने के लिए दागे गए थे इसराइली दिफा की तरफ से, इसराइली एयर डिफेंस की तरफ से, उनका क्या हुआ। इस वक्त उसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं, इंटरसेप्टर शार्पनर दैट फेल ऑन द हाउस इन यरूशलेम आफ्टर अ यमनी मिसाइल वाज लॉन्च टारगेटिंग तिल अवीव एट द डॉन टुडे एंड द साउंड ऑफ इट्स एक्सप्लोजन वाज हर्ड थ्रू आउट द वेस्ट बैंक। अब एक तरफ तो ये जो मिसाइल आया था और इसने आके तबाही मचाई है, इसके नतीजे में जो होने वाला धमाका था वो इतना शदीद था कि उसकी आवाज़ पूरे वेस्ट बैंक या मगरबी किनारे में सुनी गई। और फिर इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से इस यमनी हाइपरसोनिक मिसाइल को तबाह करने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल दागा गया था वो इस मिसाइल तक पहुंचने में नाकाम रहा, क्योंकि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल था ये आवाज़ की रफ्तार से काफ़ी तेज़ परवाज़ कर रहा था। और फिर इस इसराइली इंटरसेप्टर मिसाइल जो कि एरो 3 नामी इंटरसेप्टर मिसाइल है, इस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा और यह हाइपरसोनिक मिसाइल अपने हदफ तक पहुँचने में कामयाब रहा। इंटरसेप्टर मिसाइल उसको रोकने में तो नाकाम रहा, लेकिन जब तबाह होकर गिरा है तो वो इसराइल की ही आबादियों पे गिरा है। उस वक्त ये जो आप तस्वीरें मेरे पीछे चलते देख रहे हैं, इसमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसके नतीजे में एक इसराइली का घर तबाह हुआ है यरूशलेम के नज़दीक। लेकिन इस वक्त बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि इसराइल से ताल्लुक़ रखते हैं
वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और प्रोपेगेंडा ये है कि ये जो मिसाइल इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, इस मिसाइल को मंसूब कर रहे हैं यमनियों की मिसाइल से, यानी उनके मुताबिक ये वो यमनियों का मिसाइल था, हाइपरसोनिक मिसाइल फ़लस्तीन 2, जिसको तबाह किया गया है, और उसके जो शार्पनर्स या उसके टुकड़े हैं वो यरूशलेम के घरों पे गिरे हैं, उनसे तबाही मची है। लेकिन इस वक्त दिफाई माहिरीन इस मिसाइल की साख्त के ऊपर जो है वो बात करते हुए ये कह रहे हैं कि ये जो मिसाइल की साख्त है ये इसराइल के एरो 3 नामी इंटरसेप्टर मिसाइल से मिलती जुलती है, ना कि यमन की तरफ से दागे जाने वाले हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फ़लस्तीन 2 से। तो ये इस वक्त इसराइली प्रोपेगेंडा खुल के सामने आ चुका है कि किस तरह से वो अपने ही मिसाइल को यमन के तबाहशुदा मिसाइल से तशबीह दे रहे हैं, और जो है एक झूठा प्रोपेगेंडा इस वक्त मीडिया के ऊपर फैला रहे हैं। तो आप इसके साथ साथ बात करते चलें उन खबरों की जो कि हमास और इसके साथ साथ इसराइल के दरमियान एक सीज़ फायर माहिदे की तरफ की जा रही थी। इस वक्त एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, एसोसिएटेड प्रेस साइटिंग ऑफिशियल्स, हमास हैज़ एग्रीड टू ड्राफ्ट अ सीज़ फायर, यानी इससे पहले हमास की तरफ से जो सीज़ फायर माहिदे हैं उसके ऊपर किसी भी किस्म का कमेंट नहीं किया गया था, लेकिन अब एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं हमास के सीनियर ओहदेदारान के हवाले से कि हमास अब जो है इस सीज़ फायर माहिदे के ऊपर जो है वो रजामंद हो चुकी है, और किसी भी लम्हे या किसी भी घंटों के अंदर इस वक्त सीज़ फायर का माहिदा अमल में लाया जा सकता है। अब इस वक्त इसराइल का जो चैनल 13 है वो भी इसी सीज़ फायर के ही माहिदे से खबर दे रहा है। सम टेक्निकल डिटेल्स रिमेन अंडर सीज़ फायर एग्रीमेंट इन गाज़ा में बी अनाउंस टुडे, यानी कुछ टेक्निकल जो है चीज़ें रह गई हैं इस सीज़ फायर को मुकम्मल करने में। यानी फिर इसराइल के इस चैनल 13 के मुताबिक अब इस वक्त इस माहिदे की जो तकमील है उस बहुत करीब पहुँच चुकी है, और अब बहुत छोटी छोटी ये टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो रह गई हैं, जिनके मुकम्मल होने के बाद आज की तारीख़ में या 24 घंटों के अंदर अंदर ये जो डील है या एक सीज़ फायर का माहिदा है ये इसराइल और हमास के दरमियान मुकम्मल हो जाएगा। इस सीज़ फायर माहिदे के अंदर जो सालिसी का किरदार था वो कतर का था, इसके अलावा मिस्र का और अमेरिका का था, और इन सालिसियों की मौजूदगी के अंदर अब ये फ़ैसला जो है होने वाला है, कुछ घंटों के अंदर ये फ़ैसला सामने आ सकता है। अब हमास की तरफ से भी इन शराइत के ऊपर जो है एग्री कर लिया गया है। इस तरह की खबरें जो हैं एस्केलेट कर रही हैं और आ रही हैं। अब अगर बात करते चलें ये प्रिजनर एक्सचेंज डील जो होगी इसके अंदर हमास का क्या फ़ायदा होगा, और हमास अपने कौन कौन से मकासद इसमें पूरे कराने में कामयाब हो चुका है। तो एक तरफ तो सबसे पहला जो इसका फ़ेज़ होगा उसमें ये 33 ऐसे अफराद हैं जो कि इस वक्त हमास की क़ैद में हैं, उनको आज़ाद किया जाएगा। इनके अंदर इसराइली शहरी हैं, इसके अलावा इसराइली फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, बुज़ुर्ग इसराइली हैं, इसके अलावा बच्चे भी हैं कुछ जिनको जो है वो आज़ाद किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो इसराइलियों के अंदर एक बेचैनी पाई जाती है वो बेचैनी ये है कि जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास की क़ैद में ये लोग आए थे तो उनकी तादाद कितनी थी, और इस वक्त उनमें से कितने लोग ज़िंदा हैं और कितने लोग मारे जा चुके हैं। हमास की तरफ से काफ़ी अरसे से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त इसराइल जिस तरह की जारहियत गज़ा के अंदर दिखा रहा है और बहुत सारे इलाकों को मुकम्मल तौर पे बमबारी करके तबाह कर चुका है, तो हो सकता है कि बहुत सारे जो ये प्रिजनर्स या कैदी जो हमास की क़ैद में थे इन इसराइली हमलों के ही नतीजे में हलाक हो चुके हों। तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो तादाद है कि कितने इस वक्त कैदी ज़िंदा हैं वो सामने नहीं आ रही, लेकिन जो फ़र्स्ट फ़ेज़ है उस फेज़ के अंदर ये 33 कैदी आज़ाद किए जाएंगे हमास की तरफ से, और उनके बदले में फिर जो इसराइली क़ैद में मौजूद फ़लस्तीनी हैं, फ़लस्तीनी बच्चे हैं, फ़लस्तीनी जवान हैं, फ़लस्तीनी ख़वातीन हैं और बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, उनको आज़ाद करने का सिलसिला या उनका जो एक्सचेंज होगा, प्रिजनर एक्सचेंज, उसका सिलसिला शुरू होगा। लेकिन इसमें जो अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है वो खबर है याह्या सिनवार के जस्द खाकी या उनकी बॉडी के हवाले से। A Zionist source announced that Israel will not hand over Sinwar's body to Hamas as a part of prisoner exchange deal. He added that this will never happen. अब इस वक्त जो इसराइल का सिक्योरिटी मिनिस्टर है और इसराइल के फार राइट का एक मिनिस्टर समझा जाता है इतमार बिन गवीर, उसकी तरफ से इस तरह के बयानात भी सामने आए हैं कि ये जो डील होने जा रही है या ये जो सीज़ फायर का माहिदा होने जा रहा है ये एक तरह से हमास की जीत हो और इसराइलियों के लिए एक शर्म का मुकाम है, यानी फिर वो इसको हमास की एक फ़तह से जो है वो तशबीह दे रहे हैं और इसराइलियों की एक जो है वो हार जो है समझा जा रहा है इस डील को, क्योंकि फिर इसके नतीजे में हमास अपने जो मुतालबात हैं वो मनवाता जा रहा है। और फिर इसके अंदर एक तरफ तो ये प्रिजनर एक्सचेंज की बातें होंगी, दूसरी तरफ ये होगा कि जो नेटज़रीम एक्सिस के अंदर इसराइली अफवाज मौजूद हैं उनका इनखला होगा, यानी फिर वो इन इलाकों को छोड़ के चली जाएंगी और फिर वो तमाम बेघर फ़लस्तीनी जो कि शुमाली गज़ा से कूच करके जनूबी गज़ा की तरफ आए थे
उनको उनके इलाकों में वापसी जो है वो भी होगी इस एक्सचेंज डील के बाद। तो अब उनके इलाकों में वापसी का अमल भी इस एक्सचेंज डील के अंदर शुरू होगा। तो अब ये देखना है कि किस वक्त और किस पैराए के अंदर ये डील कामयाब होती है और फिर क्या इसराइल इन तमाम वादों का पास रखता है जो इस डील में किया जा रहा है। क्योंकि हमने इससे पहले लबनान के मार्के में देखा कि जब लबनान के अंदर हिजबुल्लाह और उसके साथ साथ इसराइल के दरमियान एक सीज़ फायर मुआहिदा हुआ तो किस तरह से इसराइल ने उस सीज़ फायर की धज्जियाँ उड़ाई और आज की तारीख तक वो इस सीज़ फायर मुआहिदे की धज्जियाँ उड़ाता जा रहा है। तो अब ये देखना है कि क्या गज़ा के सीज़ फायर के मुआहिदे के बाद भी इसराइल की तरफ से इसी तरह से जो है वो किया जाएगा, जिस तरह से हमने लबनान में देखा कि लबनान के सीज़ फायर के मामले के बाद इसराइल किस तरह से एक हड्डधर्मी का बाज़ार गर्म कर रखा है लबनान के अंदर, और आज भी इसराइल की फ़ौजें लबनान में मौजूद हैं और इस सीज़ फायर के मुआहिदे की रोज़ाना की बुनियाद पर धज्जियाँ उड़ाती जा रही हैं। अब इसके साथ साथ मारिफ का अखबार है, उसके मुताबिक द आर्मी इंटेंसिफाइज इट्स मिलिट्री ऑपरेशन इन एन अटेम्प्ट टू सब्जुगेट द बैत हनून बटालियन बिफोर रीचिंग अ प्रिजनर एक्सचेंज डील एंड अ सीज फायर। इस वक्त इसराइली आर्मी की तरफ से जो गज़ा का इलाका है बैत हनून, उसके इलाकों के ऊपर शदीद जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। उसका मकसद ये है कि किसी भी तरह से इस सीज़ फायर के मुआहिदे या फिर इस प्रिजनर एक्सचेंज डील से पहले जो इस इलाका है बैत हनून का इलाका है, वहाँ पे जो मुजाहिदीन या उनकी बटालियंस मौजूद हैं उनको जो है वो सरनगू किया जाए, उनकी कमर तोड़ी जाए। तो इस वक्त इसराइल का जो आर्मी का एक मकसद है गज़ा के अंदर वो ये है कि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए रोज़ाना की बुनियाद पे वो कॉम्बिंग कर रही हैं इन इलाकों की। और इस वक्त इसके अंदर और शिद्दत देखने में आई है बैत हनून के इलाके में, जहाँ पर इसराइली फ़ौजों ने अपनी कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली है और उनकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो इस इलाके में बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। अब इसके साथ साथ एक ख़बर आई है जो कि ख़बर कैलिफोर्निया की आग के बाद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सामने आई है। एक कंपनसेशन दिया जा रहा है वहाँ के लोगों को, उस हवाले से खबर है बाइडन दोज इफेक्टेड बाय दीज फायर विल रिसीव वन टाइम पेमेंट ऑफ ओनली $770। कैलिफोर्निया में लगने वाली आग का जो कंपनसेशन दिया जा रहा है बाइडन हुकूमत की तरफ से वो इस तरह से दिया जा रहा है कि हर उस फैमिली को जो कि इस आग से इफेक्टेड हुई है एक टाइम पेमेंट की जाएगी $770 की। अगर इस रकम का तकाबुल किया जाए उस मिलिट्री एड से जो कि अब तक अमेरिका यूक्रेन को फराहम कर चुका है, तो उसकी मद में अमेरिका $175 बिलियन यूक्रेन को दे चुका है इस मिलिट्री एड की मद में, जो कि फिर वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल किए गए हों यूक्रेन के पॉलिटिशियंस या यूक्रेन के आर्मी पर्सनल्स की तरफ से। और अगर इस इमदाद की बात की जाए तो $4,268 अमरीकी हर यूक्रेनियन के हिस्से में आए हैं। और अगर इसी तरह इसराइल की उस इमदाद की बात की जाए जो इस 1 साल या 1.5 साल के अरसे में अमेरिका इसराइल को मिलिट्री इमदाद की मद में दे चुका है, तो वो बनते हैं $12.5 बिलियन। और अगर इस एड को तकसीम किया जाए उन तमाम इसराइलियों के दरमियान तो हर इसराइली को 1,344 अमरीकी डॉलर्स जो है वो एड में दी गई है। अब अगर इसका तकाबुल किया जाए इस इमदाद से जो कि कैलिफोर्निया में लगने वाली आग की हर फैमिली को बाइडन हुकूमत की तरफ से दी जा रही है और ये सिर्फ एक टाइम दी जाएगी, इसके बाद नहीं दी जाएगी, तो वो बनती है $770 अमरीकी। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त अमरीकी टैक्स पेयर्स का पैसा किस तरह से इसकी हुकूमत यूक्रेन में और उसके साथ साथ इसराइल में बर्बाद कर रही है, जबकि वही पैसा जो कि इन्हीं अमरीकी टैक्स पेयर्स ने अमरीका को दिया था उनको अमरीकियों को देने के लिए सिर्फ $770 हैं। ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक नई वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।